अच्छा जी बच्चों, अब हम पढ़ने लगे हैं कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। इससे पहले हम पढ़ के आ चुके हैं कि सॉलिड किस तरह कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि लिक्विड किस तरह कन्वर्ट होता है गैस के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें चार की टर्म्स हैं जिनको तरतीब से समझना जरूरी है। नंबर वन हमारे पास है इवेपोरेशन, उसके बाद हमारे पास है वेपर प्रेशर, उसके बाद हमारे पास है एक्सटर्नल प्रेशर, उसके बाद हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। जब ये चार की टर्म समझ लेंगे उसके बाद जो है ना, हम इस काबिल हो जाएंगे कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर वन कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है ना, वो फर्स्ट स्टेप है कि जहां पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है। अब इसको समझते हैं। इसके लिए ना आप इस डायग्राम की तरफ आए। डायग्राम का ये जो हिस्सा है ना, ये जो बीकर बनाया हुआ है, इसकी तरफ आपने फोकस करना है जस्ट। अब इसके लिए एक बात हम लेक्चर नंबर वन से करते आ रहे हैं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ना, वो हमेशा मोशन में होते हैं। वो हमेशा मोशन में होते हैं, यानी कि मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। मोशंस कितनी टाइप की होती है उनके अंदर? थ्री टाइप्स की होती हैं। लेक्चर नंबर वन में हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, क्लास 9 फिजिक्स के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन। इट मींस कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जब मोशन के अंदर हैं तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ डायग्राम में देखो, देखो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स मोशन में है, यानी कि मूवमेंट में है, तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब सीन ये है कि हमने समझना है इवेपोरेशन क्या होता है और किस तरह हो रहा होता है। तो देखो, कुछ मॉलिक्यूल्स ना ऐसे होते हैं जो कि दूसरे मॉलिक्यूल्स को ना धक्का लगाते हैं। ठीक है, हमने देखा था एक सिमुलेशंस में लेक्चर नंबर वन में कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जब टकरा रहे होते हैं ना, तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो अपनी काइनेटिक एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे दो लोग खड़े हुए हैं, एक बंदा दूसरे बंदे को जोर से धक्का लेता है, तो दूसरा बंदा क्या करता है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और वो जोर से भागना शुरू कर देता है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे जब धक्का लगाता है ना, तो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर आ जाती है, और वो एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। अब उसको हम काइनेटिक एनर्जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि धक्का लगने के बाद वो जोर से भागना शुरू हो जाएगा, वो जोर से चलना शुरू हो जाएगा, जिसकी बुनियाद पे हम उसको कह रहे हैं कि उस मॉलिक्यूल की, जिस मॉलिक्यूल को धक्का लगाया, उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। ठीक हो गई है बात यहां तक? अब यहां तक समझ आ गई। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। देखो, अब जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है ना, तो वो सरफेस पे आते हैं, और सरफेस पे आने के बाद, सरफेस कहते हैं टॉप लेयर को, तो वो सरफेस पे आते हैं, और सरफेस पे आने के बाद वो स्केप आउट कर जाते हैं। यानी कि जिस बीकर के अंदर, जिस जगह पे वो मॉलिक्यूल थे ना, उसको छोड़ के बाहर एयर में या फिर इन्वायरमेंट के अंदर शामिल हो जाते हैं। क्लियर हुई है बात? इवेपोरेशन ये प्रोसेस होता है कि जब हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको दूसरे मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी देते हैं, और काइनेटिक एनर्जी लेने के बाद वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि एक्साइटेड हो गए हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई है, तो वो बाकी मॉलिक्यूल्स को छोड़ के सरफेस पे आ जाते हैं। सरफेस पे आने के बाद वो स्केप आउट कर जाते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर, एयर के अंदर शामिल हो जाते हैं। सही होगी बात? ये हमारे पास इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट था। अब आगे हम चलते हैं कि इवेपोरेशन जो है ना, डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर भी। यानी कि आप जितना ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करते जाएंगे, उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन भी तेज होती जाएगी। मिसाल के तौर पे लेक्चर नंबर वन में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये रिलेशन किया था ना हमने, केपीटी थ्योरी जो थी हमारी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, वहां पर ये हमने रिलेशन समझ के भी आए थे। अब जब हम हीट अप्लाई करेंगे, तो हीट अप्लाई करने से क्या होगा? हीट अप्लाई करने से टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। जब आप हीट अप्लाई करेंगे, तो आपका जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सिस्टम क्या है? ये जो जितना ये पूरा हमारे पास जो बीकर है ना, इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? इनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हम ये समझना चाह रहे हैं कि इवेपोरेशन का प्रोसेस इंक्रीज होता है किस तरह? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो हम अभी तक यही तो बात समझ के आए थे कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वही तो मॉलिक्यूल्स स्केप आउट कर रहे हैं, और यही स्केप आउट करने के प्रोसेस को ही हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो अब आपने ये भी बात क्लियर हो गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से किस तरह काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और किस तरह रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। तो हम एक छोटा सा रिलेशन बना सकते हैं ना, कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज, आपकी काइनेटिक, आप अच्छा इस तरह बना लेते हैं। अगर आप हीट ज्यादा करेंगे, हीट इंक्रीज करेंगे, तो आपका टेम्परेचर भी, आपका टेम्परेचर से मुराद है कि आपके सिस्टम का टेम्परेचर, वो भी इंक्रीज करेगा। जब सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा।
तो ये सारी जो हमारी तरतीब है ये आपको समझ आ गई होगी होपफुली। तो ये डायग्राम हमें यही शो कर रही है। देखें यहाँ पर ना हमने लोअर टेम्परेचर किया हुआ है, थोड़ा मजीद इसको जूम आउट करते हैं। यहाँ देखें टेम्परेचर हमने किया हुआ है लो वाटर का। टेम्परेचर जब लो किया है तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल्स जो है ना इवेपोरेट कर रहे हैं। आ गया बात समझ। हमने हीट इंक्रीज की जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि इवेपोरेशन डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे। तो होपफुली ये बातें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं बुक की वर्डिंग की तरफ। कहता है द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड कीप ऑन कमिंग आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड, कि लिक्विड के मॉलिक्यूल अपनी सरफेस को छोड़ के बाहर निकलते रहते हैं एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर के ऊपर। एंड सच एन एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल, और इस तरह मॉलिक्यूल्स का एस्केप कर जाना यानी कि एयर में, बाहर हवा में, इन्वायरमेंट में शामिल हो जाना अपनी सरफेस से, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये सारा कॉन्सेप्ट समझा के आ चुका हूँ मैं आपको, ये हमारी 2 लाइनें यहाँ पर कवर हो गई हैं। अच्छा, एट ऑल टेम्परेचर से मुराद ये है कि हर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो रही होती है, चाहे आपका टेम्परेचर हो 25 सेल्सियस, चाहे आपका हो 50 सेल्सियस, चाहे आपका हो 60 सेल्सियस, चाहे 70 सेल्सियस, हर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होती है। तो ये डायग्राम हमें यही रिप्रेजेंट करी थी। लो टेम्परेचर पे भी देखो इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो ट्रांसफर हो रही है तो इसी बुनियाद पर जो है ना कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि एक्साइटेड होकर सरफेस पे आए, सरफेस पे आने के बाद एस्केप आउट कर गए हैं। तो इवेपोरेशन यहाँ पर भी हो रही है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इवेपोरेशन उस टाइम पर भी होगी, लेकिन इवेपोरेशन ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमने हीट दी है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ जिससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, जिससे इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो गई है। तो ये ऑल टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट ये था। अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं सिमुलेशंस की तरफ। तो वो सिमुलेशंस में मैं आपको ये बात दिखा देता हूँ कि ऑल टेम्परेचर के ऊपर जो है ना किस तरह इवेपोरेशन। अच्छा जी बच्चों, ये हमारे पास हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। आप टेम्परेचर चेक कर सकते हो 23 सेल्सियस है, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर ना मोशन हो रही है, मोशन होने की बिना पर काइनेटिक एनर्जी हो रही है, ठीक है। अब हम ना टेम्परेचर ऐसा करते हैं कि ऑलमोस्ट 66 में मैं ले आया हूँ, ठीक है। आप जो मर्जी कर लें, 66 में मैं ले आया हूँ। अब देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो अपने सिस्टम को छोड़ के, यानी कि जहां पर सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे थे ना उनको छोड़ के एस्केप आउट करेंगे। ये देखो मॉलिक्यूल जा रहा है ना ऊपर, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहा है। इस तरह मैं मजीद टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो और ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसी तरह इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैंने ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है, अगर ढक्कन ना होता तो फिर ये मॉलिक्यूल निकल के ना बाहर एनवायरनमेंट में शामिल हो जाता। अभी ढक्कन लगा हुआ है तो ये इधर ही रहेगा फिलहाल। अब हम एक काम करते हैं, टेम्परेचर को मजीद इंक्रीज करते हैं और हम देखते हैं कि मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स किस तरह काइनेटिक एनर्जी अपनी इंक्रीज करेंगे, जिसकी बिना पर वो स्केप आउट होना शुरू हो जाएंगे और इवेपोरेशन और तेज होना शुरू हो जाएगी। अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, ये मैं टेम्परेचर ले आया ऑलमोस्ट 93 पर। अब आप देखें पहले एक सिर्फ एक जा रहा था, अब ये कितने ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उड़ना शुरू हो गए हैं, यानी कि वो स्केप आउट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से किस तरह इवेपोरेशन इंक्रीज होती है तो हमने सिमुलेशंस में भी बुक आगे हमसे कहती है हीटिंग अ लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, सो डज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। सारी बातें समझा के आ चुका हूँ। हीट देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो रहे हैं, ज्यादा उनके अंदर मोशन आ रही है, जिसकी बिना पर ना वो सरफेस पे जाकर स्केप आउट हो रहे हैं। हीटिंग अच्छा, अब आगे चलता है नेक्स्ट प्रोसेस हमारा। हीटिंग द लिक्विड फर्दर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी सो मच दैट द इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर वीकेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब देखो होना क्या है, अब हम हीट देते जा रहे थे, हीट देते जा रहे हैं जिसकी बिना पर ना इवेपोरेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन कहता है अगर आप मजीद हीट देते जाओगे ना तो होगा ये कि लिक्विड टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स है ना, इनके दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है अब वो टूटना शुरू हो जाएंगी, वो वीक होना शुरू हो जाएंगी, वो टूटना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एट दिस पॉइंट द बबल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द लिक्विड। इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा लिक्विड है उसके ऊपर ना बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है कि जब आप चाय को उबाल रहे होते हैं, चाय में अंदर पानी होता है ना, तो वो जो पानी एक ऐसे खास टेम्परेचर पे पहुंचता है, यानी कि हम उसको फर्दर हीट देते जा रहे होते हैं, तो एक ऐसा वक्त आता है कि उसके ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, बबल्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है ना वो अब उनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी वो अब वीक हो रही है। अब वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स वीक होने के बाद बबल्स बना रहे हैं, और वो बबल्स क्या होते हैं? बबल्स हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा लिक्विड अब कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है गैस के अंदर। आगे पढ़ लेते हैं फिर मजीद क्लियर करते हैं बातों को। एट दिस पॉइंट द बबल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द लिक्विड एट अ रैपिड पेस। इस पॉइंट के ऊपर बबल्स बहुत तेजी से, जितना हीट इंक्रीज करते जाओगे बबल्स बहुत तेजी से बनना शुरू हो जाएंगे। एट दिस स्टेज if the vapor pressure of the liquid become equal to the external pressure। अब आपने ये दो कॉन्सेप्ट समझ गए, लेकिन इस लाइन को पूरी कर लेते हैं हम। द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग,
कहता है कि इस स्टेज पर जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर और हमारे वेपर्स का प्रेशर बराबर हो गया तो लिक्विड हमारा बॉयल होना शुरू हो गया, यानी कि लिक्विड अपने आप को गैस के अंदर कन्वर्ट करना शुरू हो गया है। ये बात अब हम समझते हैं कि वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर क्या बला है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इस डायग्राम के ऊपर। अच्छा, ये आपने ना डायग्राम का ये वाला हिस्सा है ना, ये एक सेकंड, सिंपल बॉइलिंग कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये वाला हिस्सा, इस पे आपने फोकस करना है। यहाँ पर अगर आप देखें चूल्हे के ऊपर पानी रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ना ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है ना ये एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, यानी कि मॉलिक्यूल्स अपना जो जोर लगा रहे होते हैं कि किसी तरह हम एस्केप आउट कर जाएं, अपने सिस्टम को छोड़ के बाहर निकल जाएं, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर यानी कि गैशियस फेज, यानी कि भाप, यानी कि स्टीम, ठीक है। वेपर्स स्टीम कह लो, भाप कह लो, ठीक है। वेपर्स जो प्रेशर, जो जोर लगा रहे होते हैं कि किसी तरह अपने सिस्टम को छोड़ के बाहर निकल जाए, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अब एक नई चीज आएगी जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एक्सटर्नल प्रेशर भी कहते हैं। बुक ने इसको एक्सटर्नल प्रेशर बोला हुआ है, ठीक है। ये देख लो आप जरा यहाँ पर, बुक ने इसको बोला हुआ है एक्सटर्नल प्रेशर। अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या चीज है उस, तो देखो हम जहां पर रह रहे हैं आम एनवायरनमेंट के अंदर, तो यहाँ पर हवा है, इट मीन्स के हवा के भी, हवा गैस है ना, तो गैस पार्टिकल्स हैं, तो गैस पार्टिकल्स भी मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द। अब वो जो गैस पार्टिकल्स मौजूद है ना, वो अपना एक जोर लगाते हैं, अपना एक प्रेशर लगाते हैं, किसके ऊपर, हमारे लिक्विड के ऊपर, कि किसी तरह ये लिक्विड बॉयल होने से बच जाए, ठीक है। एक जोर लग रहा है हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जो कि वेपर प्रेशर लगा रहे हैं, और एक जोर हमारा लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इट मीन्स के जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि आम हवा है, जो हमारी जो नॉर्मल रूटीन में जिससे हम सांस ले रहे हैं, वो हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो अब जोर लगा रहे हैं डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, कि किसी तरह हमारा जो लिक्विड है ना वो बॉयल होने से बच जाए, बॉयल ना हो, ठीक है। आप इस तरह समझ लो इसको। तो दो तरह के ऑपोजिट प्रेशर हैं, ऊपर से नीचे एक प्रेशर लग रहा है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एक्सटर्नल प्रेशर बोल रहे हैं, और एक नीचे से ऊपर लग रहा है प्रेशर जो कि हमारे वेपर्स लगा रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमने इनफ हीट दे दी अपने लिक्विड को, हमने इतनी हीट दे दी, इतनी हीट दे दी कि उसके दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी ना वो वीक हो गई। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हुई हैं तो वेपर प्रेशर जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, याद है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जोर लगा रहा है, देख लो ऊपर से नीचे की तरफ जोर लगा रहा है हमारे वेपर्स के ऊपर कि वो जल्दी बॉयल ना हो पाए। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे हीट इंक्रीज करने की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि जो वेपर्स बन रहे हैं हमारे मॉलिक्यूल्स में, हमारे जो वेपर्स बन रहे हैं जिन्होंने एस्केप आउट करना था, उनका प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इस पॉइंट पर हमारा लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हमारा लिक्विड फेज कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा गैशियस फेज के अंदर। यही बातें यहाँ पर बुक ने सारी की हुई हैं। तो अब हम इसकी बुक की लाइंस को दोबारा पढ़ लेंगे ना थोड़ा यहाँ से, तो हमें मजीद बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कहता है एट दिस पॉइंट द बबल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द लिक्विड, बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं लिक्विड के ऊपर एट अ रैपिड पेस, बहुत तेजी से। कब, जब हम हीट बहुत अप्लाई कर रहे हैं। एट दिस स्टेज इफ द वेपर प्रेशर, अब वो आ गई बात, उस पॉइंट पर जब वेपर प्रेशर कौन सा, वो जो मॉलिक्यूल्स अब कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, गैस के अंदर, ठीक है। और वो जो अपना प्रेशर लगा रहे हैं, भाप हो गई ना, स्टीम जो हो गई, इसको हम वेपर्स बोल रहे हैं, वो जो अपना प्रेशर लगा रहे हैं वो बराबर हो जाए किसके, एक्सटर्नल प्रेशर के, जो कि बाहर से प्रेशर लग रहा है हमारे लिक्विड के ऊपर, हवा का प्रेशर जो हमारे लिक्विड के ऊपर लग रहा है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे हमारा लिक्विड स्टार्ट होना शुरू हो गया बॉयल। द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पॉइंट पर जब हमारा वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, तो इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं, ये हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। तो हर लिक्विड उस वक्त ही बॉयल होगा कि जब उसके जो अपने वेपर्स बन रहे हैं उनका प्रेशर बराबर हो जाए जो बाहर से प्रेशर लग रहा है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है उनके, तो उस पॉइंट पे जाके हमारा लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ये है बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बहुत एक एक चीज खोल खोल के आपको समझा दिया डिटेल से, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ आ गई हों। अच्छा जी बच्चों, आगे देखें, कहते हैं कि एट द बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट तक हम पहुंच जाते हैं, द हीट प्रोवाइडेड टू द लिक्विड, जो हम लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं, इज यूज टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म, अब वो हीट यूटिलाइज होगी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में। एंड ड्यूरिंग दिस इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और उस टाइम पे इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास जो लिक्विड था ना, आपने उस लिक्विड को टेम्परेचर अप्लाई करना शुरू कर दिया,
आप टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं, लिक्विड का टेम्परेचर पहले पहुंचा 20 सेल्सियस, 30, 40, 50, 60, 70, जब वो पहुंच गया एक ऐसे पॉइंट पर 100 सेल्सियस पे जहां पर उसका वेपर प्रेशर और बाहर से लगने वाला एक्सटर्नल प्रेशर वो बराबर हो गया, तो 100 सेल्सियस पानी के केस में वाटर हमारा बॉयल होना शुरू हो गया। ठीक है, जब बॉइलिंग पॉइंट पर हम पहुंच गए हैं, उस टाइम आप जो फर्दर उसको हीट देंगे ना, तो फर्दर हीट देने से आपके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ना, उनका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि जो आप हीट दे रहे हैं वो हीट एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी लिक्विड को कन्वर्ट करने में, किसके अंदर, गैस के अंदर। ठीक होगी ये बात। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद भी हीट देते जा रहे हैं ना, तो उस वक्त पर आपकी जो हीट है वो मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगी, बल्कि जो आप हीट दे रहे हैं उसकी बिना पर लिक्विड अपने आप को कन्वर्ट करेगा गैसियस फॉर्म में। ठीक होगी ये बात यहाँ पर, इसलिए वो कह रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता। इन अदर वर्ड्स द हीट प्रोवाइडेड इज यूज्ड ओनली टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो वही बात कर रहा है, कहता है जो आप हीट दे रही है ना, वो टेम्परेचर इंक्रीज तो नहीं कर रही, बल्कि वो हीट ये कर रही है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे उनके दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको तोड़ने में हेल्प कर रही है। जब वो टूटेंगे तो क्या होगा, इट मीन्स जब वो टूटेंगे तो लिक्विड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, गैस के अंदर। तो इसके साथ साथ ही हमारा ये मजेदार किस्म का कॉन्सेप्ट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस क्लियर हो गया है। होप सो आपको इवेपोरेशन समझ आ गया होगा, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, और इसके अलावा जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, और फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। पूरा याद कर लेना इसको, क्योंकि ये इस चैप्टर में से हमने लॉन्ग अटेम्प्ट करना है, तो लॉन्ग के लिए आपने इसको तैयार कर लेना है। अब हम आगे बढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, लेकिन अभी के लिए हम इस लेक्चर को करते हैं खत्म। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूँ, तरतीब से आपको वहाँ पर लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप जाके उनको सुन सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।